हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। आज हमारा है जो गोली दर्पण का है, लेक्चर नंबर 3 है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं। लेंस मेकर सूत्र पे हम आपको बताएंगे, आज के क्लास में तो डिस्कस चलेगा ही। अब देखिए, लेंस मेकर सूत्र से पहले हमने इससे पहले क्या क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट। उसके बाद हम क्या करते हैं आज, क्योंकि जो हम लेंस मेकर सूत्र पढ़ने वाले हैं, जितने हम प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़े हैं उन सारी चीज़ों का यूज यहाँ पे होगा, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कल क्लास में आपको चिन्हों के बारे में बताया था। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चिन्हों के ऊपर बात हुआ था। और हमारा किस पे बात हुआ था? प्रकाशिक केंद्र पे बात हुआ था। प्रकाशिक केंद्र आपको बताया गया था जब क्या होती हैं, दोनों वक्र त्रिज्या बराबर होती है, मिड में होती हैं, समतल के साथ आता है तो वक्र पे आ जाता है। और जो हमारा क्या होता है, अवतल उत्तल या होता है, उत्तल अवतल होता है तो बाहर की तरफ होती है। तो आई होप कि आपको कल की क्लास देखे होंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कल आपको बताया था कि आज वाले जो क्लास में चलेगा लेंस मेकर सूत्र चलेगा। और लेंस मेकर सूत्र में जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं उसमें गलतियों को भी बताया जाएगा। सबसे पहले चलते हैं, ड्राइव करते हैं लेंस मेकर सूत्र है क्या, इसका यूज इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, अब देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये आपका टॉपिक है ना, आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेपर में आया हुआ है। अगर पेपर में नहीं आएगा तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, थ्योरी आ जाता है तो और इजी हो जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मानों को रखना पड़ता है और मानों को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं किस तरह से होता है। ये आपका कौन सा लेंस है बताइएगा? ये हमारा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की पहचान होती है जो किनारों पे दबा हो, बीच में उभरा हो, कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस होगा। और इसका जस्ट उल्टा होता है अवतल लेंस, जो किनारों पे उभरा हो, बीच में दबा हो, कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अब देखिए, लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है कि मान लेते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट की जगह को मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। अब थोड़ा सा चित्र को देखिएगा ध्यान से और चीज समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से क्या क्या हो रही है। अब मान लेते हैं एक वस्तु ओ पे रखा गया है। ओ से जैसे ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ओ से जिस तरह से प्रकाश की किरणें पड़ेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरणें टकराएंगे तो लेंस से टकराएंगे। जैसे ही लेंस से टकराएंगे, लेंस से टकराने के बाद देखते हैं लेंस में 2 पृष्ठ हैं। आपको ये भी बताया गया था जो लेंस होता है वो कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है? 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब इन्हीं पृष्ठों के ऊपर बात चलेगा। हम जो 2 पृष्ठ लिए हैं, ये मान लेते हैं ये पहला पृष्ठ है। इस पहले पृष्ठ को दिखाया गया है P1, दूसरे पृष्ठ को दिखाया गया है P2। अब थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो हमने दर्पण में एक चीज़ बनाया था। दर्पण में मान लेते हैं ये कोई दर्पण है। दर्पण के बताते हैं हम, जो ये इस वाले एरिया को बताते थे M1 M2, इसको क्या बोलते थे? द्वारक बोलते थे। इसके मिड बिंदु को क्या बोलते थे? ध्रुव बोलते थे, पोल बोलते थे। इसी तरह से मान लेते हैं पहला पृष्ठ है। पहला पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या है? P1 है। और दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या है? P2 है। P2 से हम एक रेखा को गुजारते हैं, जिस रेखा को हम बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष बोलते हैं। और एक और चीज होता है, मुख्य अक्ष आपका जब P1 P2 से होकर जाएगा, इसके बीच में एक बिंदु होता है O, जिसको हम बोले थे प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से O तो ऑब्जेक्ट ले लिया है तो इस बिंदु को दिखा दीजिएगा C। तो प्रकाशिक केंद्र से भी होकर जाता है। कभी कभी पूछ लेगा मुख्य अक्ष क्या प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है? तो हाँ, प्रकाशिक केंद्र से भी होकर गुजरता है। और जो आपका लेंस होता है उसके दोनों मध्य बिंदु से P1 और P2 से भी होकर गुजरता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा रेखा दर्शाते हैं किस तरह से बनता है। सबसे पहले देखते हैं ओ से जैसे ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी, पहले पृष्ठ बनेंगे, तो जो पहला माध्यम है इसको मान लेते हैं वायु। वायु का मतलब होता है ये माध्यम क्या है? विरल है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। और दूसरा माध्यम है लेंस है। लेंस मतलब है किसका बना होगा? कांच का बना होगा, यही तो बताया गया था। और कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और मान लेते हैं इसका माध्यम क्या है? सघन है। सघन को मान लेते हैं, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं N2 है। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना है? N2। इसका अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं। वायु का अपवर्तनांक मान लेते हैं N1। और जस्ट इसके बाद भी वायु है तो इसका अपवर्तनांक फिर मान लेते हैं N1। अब माध्यम अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया होगा। वायु का अपवर्तनांक कितना है? N1 है। कांच का अपवर्तनांक कितना है? N2 है। और इसके बाद वायु है तो इसका अपवर्तनांक कितना है? N1 है। जब हम आपको बताए थे प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम केवल पहले पृष्ठ पे बात कर रहे हैं, P1 पे बात कर रहे हैं। जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो बताइएगा अभिलंब से दूर जाती हैं, अभिलंब से पास आती हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए, जब प्रकाश आपको समझ में ना आए तो यहाँ से आप चित्र बना के देख लीजिए इस तरह से। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, नीचे वाला है सघन माध्यम है, ऊपर है विरल। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। बस ये जस्ट होता है। पहले पृष्ठ क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। अभिलंब की ओर जैसे ही झुकेंगी, आपको देखते हैं डॉट डॉट से दिखा है आई डैश पे,
तो अभिलंब की ओर जैसे झुकती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है आई डैश पे बनता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ओ से प्रकाश की किरणें चली, पहले पृष्ठ से टकराई, तो अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई डैश पे बनता है। लेकिन एक चीज़ रखिए, ये प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि क्या है, दो पृष्ठ हैं, दूसरे पृष्ठ से भी टकराएगा। अब देखते हैं, जब आपका वस्तु ओ रखा गया था तो इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? आई डैश पे बन रहा था। अब देखिएगा ध्यान, जो आई डैश है ना, ये जो आई बना है, ये जो आई है, ये आई के लिए क्या है? ये आई डैश क्या है? वस्तु की तरह काम करेगा। जैसे पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? आई डैश पे बन रहा था। जब दूसरा पृष्ठ आएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश किस तरह का काम करेगा? वस्तु की तरह काम करेगा। वस्तु की तरह काम करेगा तो यहाँ से टकराने के बाद वस्तु पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? आई पे बनेगा। आपका फाइनल जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? आई पे बनेगा। एक बार और ध्यान से देखिए, क्योंकि गलतियाँ यहीं पे होती है। कहाँ पे माना जाता है? जब हम वस्तु ओ मान रहे हैं, वस्तु ओ मान रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश पे बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको पहले हम इसको वस्तु माने थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? आई डैश पे बन रहा था। कौन से पृष्ठ के लिए बन रहा था? पहले पृष्ठ के लिए बन रहा था, P1 के लिए बन रहा था। P2 के लिए जब देखेंगे तो हमारा वस्तु कौन सा हो जाएगा? आई डैश हो जाएगा। वस्तु ए नहीं रह जाएगा ओ, तो हमारा वस्तु कौन सा हो जाएगा? आई डैश हो जाएगा। आई डैश जब वस्तु हो जाएगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा आई पे बनेगा। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन करता है? आई डैश करता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई पे बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, प्रतिबिंब बनता कहाँ पे? फाइनल जो प्रतिबिंब बनता है वो आई पे बनता है। जो आई डैश है प्रतिबिंब, एक क्या करता है? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस चित्रों से क्या करते हैं, फार्मूला किस तरह बनते हैं उसको देखिएगा। थोड़ा सा फार्मूले को समझिएगा किस तरह से बनते हैं। आपको हमने इससे पहले बताया था, गोली दर्पण का एक फार्मूला बताया था हमने, एन वी माइनस 1 अपान यू बराबर हमने बताया था एन माइनस 1 अपान आर। ये फार्मूला हमने आपको बता दिया है, गोली पृष्ठ के लिए बता दिया। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों गोली पृष्ठ के लिए ए सेम होता है। इसी का जब एक और रूप लिखना है तो हम लिख लेते हैं n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 अपान आर। n1 अपान आर मान लेते हैं। चाहे ए रूप लिखे चाहे ए रूप लिखे, दोनों सेम है। अब कहेंगे ए रूप और ए रूप में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। क्या कर दिया गया है? n1 को मान लिया गया पहला माध्यम, और पहले माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया गया है एक यहाँ पे, और n2 को क्या दिया गया है n, तो ए वाला रूप हो जाता है। जब इसी को हम ब्रॉड रूप लिखते हैं तो हमारा n2 n1 के रूप में लिख लेते हैं। जिस तरह से देखिए, इसका यूज इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे होगा क्योंकि हमने माध्यम पहला माना है n1, दूसरा माध्यम माना n2, तीसरा माध्यम क्या माना है? ए भी तो वाई भी है, तो यहाँ पहला दूसरा माध्यम क्या माना गया है? ये n1 माना गया है। अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, फार्मूला इसी से यूज होगा। मान लेते हैं पहले जो पृष्ठ है P1, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या पहले पृष्ठ के लिए इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? R2 मान लेते हैं। अब फार्मूला हम लिखते हैं पहले लिए, क्योंकि आपका प्रतिबिंब देख रहे हैं दो जगह बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है एक यहाँ पे बन रहा है। फाइनल प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, लेकिन वास्तव में पहले तो प्रतिबिंब आई डैश पे बन रहा है ओ के लिए, तो हम पहला पृष्ठ के लिए लिखते हैं। तो पृष्ठ के लिए लिखते हैं तो P1 के लिए, P1 के लिए, तो P1 के लिए थोड़ा सा देखिएगा, P1 के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो N2 हो जाएगा। किस में जा रहा है? N2 में जा रहा है। N2 प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश। अब थोड़ा सा चिन्हों को देखिएगा, दूरी किस तरह से डिनोट करते हैं। देखिएगा एक चीज़ देखिएगा, जो आई डैश है और P, आई डैश और P2, आई डैश P2, इसके बीच की दूरी को दिखाया गया है V डैश। एक चीज़ देखिएगा, जो प्रतिबिंब की दूरी को दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है V से। अब देखिए इसमें दो V है, एक VA भी है एक VA है, तो हम आई डैश वाले को आई डैश में कर दिए हैं, आई को कर दिए हैं V में कर दिए हैं। तो आई डैश P2 के बीच की दूरी कितना है? नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख लीजिए, आई डैश P2 के बीच की दूरी कितनी है? V डैश है। और आई डैश आई P2 के बीच की दूरी कितनी है? V है। और आपका O और P डैश की दूरी कितनी है? O P1 की दूरी कितनी है? U है। एक जगह लिख लीजिए। अब देखिएगा N2 पहला माध्यम है, कांच का माध्यम है, अपवर्तनांक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश पे V डैश पे बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे V डैश बन लेंगे, माइनस है माइनस लगा लेंगे। दूसरा मान लेंगे N1 है, वाई है N1, कौन से मीडियम से जा रहा है? N1, तो हम मान लेंगे N1 है हमारा, और वस्तु क्या है? वस्तु की दूरी किससे दर्शाया गया? U से दर्शाया गया थी, U बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान, पहले माध्यम की त्रिज्या कितनी मानी गई है? R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R1। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे।
अब समीकरण 1 मान लेंगे P1 पृष्ठ के लिए निकला है, इसी तरह हमारा P2 पृष्ठ के लिए भी निकलेगा। तो P2 पृष्ठ के लिए लिखिए, P2 पृष्ठ के लिए हमारा हो जाएगा, P2 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा N1। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक क्या पहले माध्यम से देखेंगे प्रकाश किरण N1। अब देखिएगा, हम आपको बताए थे P2 पृष्ठ के लिए वस्तु कौन सा होगा, I डैश होगा। तो I डैश P2 के लिए निकलेगा, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वस्तु की तरह काम करेगा। तो हमारा इसकी दूरी क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस N2 बट्टे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V पे बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा बराबर N1 माइनस N2 अपान दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी मानी गई है, R2 मानी गई थी, हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से आ रहा है दूसरे के लिए। अब देखिएगा, इसमें देखें N1 N2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं पे गलती हो रही है, गलती को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे अगर गलती हो जाएगी तो गलती को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, पहले पृष्ठ में हमारा क्या है, V डैश क्या है, V डैश मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, V डैश पे बन रहा है। तो हमारा वस्तु क्या माना गया था, O माना गया था पहले पृष्ठ के लिए, तो हमारा वस्तु है U माना गया है। अब देखिए N2 माइनस N1 अपन R1, पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी मानी गई थी, R1 मानी गई थी। दूसरे पृष्ठ के लिए हमारा जो I डैश है वो क्या करता है, वस्तु की तरह काम करता है। तो जो दूसरा पृष्ठ होता है I डैश जो होता है हमारा क्या करता है, दूसरे पृष्ठ के लिए किस तरह का काम करता है, वस्तु की तरह काम करता है। जब वस्तु की तरह काम करेगा तो यही गलती हो गई है, ये हमारा वस्तु की तरह काम करेगा तो U क्या है, वस्तु की दूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। ए यहाँ पे नहीं होगा, N1 हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अब हमारा प्रतिबिंब बन रहा है V पे। हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, हमारा V डैश पे बन रहा था, पहले प्रतिबिंब के लिए कहाँ बन रहा है, V डैश पे बन रहा था, दूसरे के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V पे बन रहा है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया, हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, आपको देखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आपको ए वाला पार्ट कर जाएगा, क्योंकि ए प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, N2 अपान V डैश माइनस N2 अपान V, ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल कट जाएगा, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा, जब कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, N1 अपान V प्लस N1 अपान U, ये तो हो जाएगा N1 अपान U। N1 नहीं, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बराबर इसको देखिएगा, इस वाले पार्ट को लिखिएगा N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N1 माइनस N2 अपान R2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, हम इसको कॉमन लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे, अब थोड़ा सा देखेंगे, इसमें देखिए इस वाले पार्ट में N1 कॉमन ले लेंगे हम, तो जब N1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचता है 1 अपान V माइनस 1 अपान U, ये बच जाता है। और यहाँ से जब हम N2 कॉमन लेते हैं, N2 माइनस N1 जब कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता क्या है, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आया किस तरह से, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, इसको जैसे N1 को इस पार्ट लेके जाएंगे इस वाले पार्ट में, क्यों, क्योंकि बराबर की जैसे ही चीज़ क्या है, इसके साथ क्या है, गुणा है, जैसे इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। पहले समझते हैं हम एक किस तरह से है, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 किस तरह से है, उसको थोड़ा समझिएगा। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे है प्लस, प्लस चिन्ह से किस तरह से माइनस हो गया है, उसको समझिएगा पहले। आई होप पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम उसको समझाते हैं किस तरह से है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, और कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, फिजिक्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप कमेंट करके पूछिए, हम उसकी क्यूरी को बताने की कोशिश करेंगे। और हाँ, पेपर के पर्सपेक्टिव से पूछिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको उटपटांग चीज़ें पूछने लगे। आप जैसे जो आपके पेपर में आ रहा है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र। आइए देखते हैं, इस वाले को हम पहले को मिटा देते हैं। अब देखते हैं किस तरह से आया है। N2 माइनस N1 हमारा हुआ था N2 माइनस N1 अपान R1, और इसके यहाँ प्लस कर लेते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा ए वाला रूप अभी लिख नहीं रहे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ए वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ए वाले चिन्ह बदल जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, N2
माइनस N1 हो जाएगा। N2 माइनस N1 होते ही हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये वाला ऊपर वाला पक्ष क्या है और ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हो जाएगा हम क्या कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करते ही हमारा बीच में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बीच में माइनस आता है तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब आपको समझ में आया होगा ये वाला रूप क्या है, प्लस का यहाँ पे किस तरह से माइनस हो गया होगा, चिन्हों को किस तरह से बदला गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, अब जैसे ही हम N1 को इस साइड लेके जाते हैं तो हमारा हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाता है N2/N1 माइनस N1/N1 अपान 1/R1 माइनस 1/R2, इतना हो जाता है। अब देखते हैं N1 N1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे उसकी जगह हो जाएगा 1 हो जाएगा। N2/N1 कितना लिख सकते हैं, N2/N1 को हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1 को हम लिख सकते हैं 1N2 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं N भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी जगह लिख सकते हैं आप। जैसे जिस तरह से पर्सपेक्टिव जगह उस तरह से चीज़ें लिखेंगे। हम मान लेते हैं उसकी जगह क्या लिख लेंगे, N लिख लेंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा N माइनस 1, इतने पार्ट की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपान 1/R1 माइनस 1/R2। यही आपका लेंस मेकर सूत्र है। क्या है, लेंस मेकर सूत्र। अब थोड़ा सा देखिएगा चीज़ों को, अभी एक स्टेप और बढ़ जाएगा, अभी समझ में आएगा। 1/v, अब थोड़ा सा अगर आपको फार्मूला पता होगा, जैसे क्या होता है लेंस का साधारण जो रूप का फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम क्या बोलते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर हमारा क्या हो जाता है 1/f। ये क्या है, साधारण है, लेंस का फार्मूला ये भी है, लेंस का रूप बोल सकते हैं या फार्मूला बोल सकते हैं, ये है। तो देख रहे हैं 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 1/f लिख सकते हैं। तो 1/f बराबर हमारा जो फाइनल लिख रहेगा n माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2। अब हो सकता है आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक में यही वाला रूप मिलता है। तो कभी कभी पूछ लेता है, इस वाले को देखते हैं, इस वाले पक्ष को क्या होता है, देख रहे हैं ये वाला पक्ष क्या है, इसके बराबर है, तो ये वाला पक्ष क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यही तो रूप लिखा गया है यहाँ पे, इसके बराबर इसके लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको बोल सकते हैं, यही आपका फाइनल है, या इसको बोल दीजिएगा। अब चीज़ देखिएगा, ये तो आपका फार्मूला हो जाएगा। अब ध्यान कहाँ कहाँ पे रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। गलतियाँ हमसे कहाँ कहाँ पे होती हैं। सबसे पहली गलती हमारी होती है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे चिन्हों को रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे हम समीकरण जब बनाते हैं, जब हमारा समीकरण 2 बनता है, जिस तरह से देखिए हमसे गलती हुई थी, हम क्या करते थे, पहले v डैश कर रहे थे, वैसे ही गलतियाँ आप लोगों से भी होती है। तो आप लोग जब भी समीकरण बनाइएगा याद रखिएगा, जो i डैश है, i डैश दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वस्तु की तरह कार्य करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, i डैश दूसरे P2 के लिए, P2 का मतलब दूसरे पृष्ठ के लिए, P2 के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, वस्तु की तरह कार्य करता है। आप समझ में आएगा। अब देखते हैं दूरियां, सबसे इंपॉर्टेंट दूरियां किस तरह से डिनोट किया जाता है। P1 को दूरी किससे, P1 और O की दूरी कितनी है, P1 और O की दूरी क्या है, U है। I डैश P2 की दूरी क्या है, V है। I डैश P2 की दूरी क्या है, V डैश है। सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, हमने आपको कल भी बताया था, जब हम लेंसों की बात करते हैं तो पतले लेंसों की बात करते हैं। कौन से लेंस की बात करते हैं, पतले लेंस की बात करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी आप P से क्यों नाप रहे हैं, यहाँ से मिड बिंदु से नापिए, C से प्रकाशिक केंद्र से नापिए, तो लगभग पतला ही माना जाता है। इसलिए चाहे C से नापे चाहे P1 से नापे, दोनों की दूरी लगभग यूं ही मान लिया जाता है। जब भी हम लेंसों की बात करेंगे, कौन से लेंस की बात करेंगे, पतले लेंस की बात करेंगे। कैसे लेंस की बात करेंगे, पतले लेंस को चाहे आप C से नापिए, चाहे P2 से नापिए, P1 से नापिए, लगभग यूं ही माना जाता है। ठीक, तो आई होप आपको लेंस मेकर सूत्र समझ में आया होगा। अब लेंस मेकर सूत्र के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें फार्मूला पूछता है। जैसे क्या पूछता है, अगर हम पूछ लेता है, जैसे क्या है N1, यहाँ पे N का मतलब है वायु के लिए लिया गया है, वायु के सापेक्ष अदर माध्यम का अपने, जैसे क्या है वायु के सापेक्ष यहाँ पे है N2 क्या है, मतलब लेंस कांच का बना है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हो जाएगा। इसी तरह से माध्यम जैसे बदलता रहता है, फोकस दूरी क्या होती है, बदलती रहती है, f का मान बदलता रहता है। और देखते हैं, जैसे देख रहे हैं f किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R1 और R2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
अब कमेंट करके आपको बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि नहीं, और अगर धनात्मक होती है तो किस तरह से होती है। चित्र में बताइएगा, धनात्मक होती है तो प्रथम फोकस दूरी से लिया जाता है कि द्वितीय फोकस दूरी के लिया जाता है, और मुख्य फोकस दूरी कौन सी होती है। ये सारे जब आप लिखेंगे ना कमेंट में या आप कॉपी में अपने लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब एक बार याद हो जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। पेपर में यही सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे गलती हो जाएगी, प्लस का माइनस किस तरह से आता है, और आप फार्मूले याद रखेंगे, कहेंगे यहाँ R1 और R2 के इतना कर माइनस किस तरह से आता है। तो ये जब चीज़ें आपको सारे याद रहेंगे तो आप आसानी रहेगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा लेंस मेकर सूत्र। इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर कंडीशन हम कल देखते हैं कि NF किस तरह निर्भर होता है, R1 R2 किस तरह से निर्भर होता है, और कल आपको बताया जाएगा जब हम क्या करते हैं दोनों माध्यम समान कर देते हैं, समतल प्लेट की तरह किस तरह से व्यवहार करता है, कब क्या करेगा उत्तल अवतल की तरह व्यवहार क्यों करने लगता है, जैसे वायु का बुलबुला होता है किस तरह से व्यवहार करने लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले पे हम एक कल क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज देखेंगे इसमें थोड़ा समझिएगा, कंडीशन में देखते हैं। अगर देखेंगे कि अगर ये उत्तल लिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या बताया गया था, धनात्मक, तो अवतल के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, विपरीत हो जाती हैं। बुक में दिया है आपका F बराबर होता है -F, मतलब अगर उत्तल के लिए फोकस दूरी क्या धनात्मक है तो अवतल के लिए क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, उल्टा चलता है। ठीक ना। हाँ, आज के क्लास के लिए इतना रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।